नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में चूंकि नवरात्रा शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे समय में नारी से जुड़े हुए दो मुद्दे, क्योंकि इस देश में औरत से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो वो बड़ा संवेदनशील माना जाता है और हमेशा नारी सम्मान की बात की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नारी सम्मान की आड़ में अगर औरत उस मर्यादा को लांघ दे जिसके बाद एक सुपर्णखा का जन्म हो जाए, तो फिर उसकी नाक काटी जानी चाहिए या नहीं काटी जानी चाहिए। क्योंकि इस देश में रानी लक्ष्मीबाई भी पैदा हुई और इसी धरती पर माता सीता भी पैदा हुई, लेकिन इसी धरती के ऊपर सुपर्णखा भी पैदा हुई, इसी धरती पर मंथरा भी हुई और इसी धरती पर बहुत सारी ऐसी औरतें भी हुई जिनका नाम लेने से या हम कहें कि शर्म की जो है वो अनुभूति होती हो। तो इसलिए आज का जो विषय है नवरात्रि के पहले ही दिन, ये इसी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले वीडियो में हालांकि मैंने प्रयास किया था, वो सही से नहीं बन पाया। मैंने बात भी की थी कि आखिर इस शक्ति पूजा का रहस्य क्या है। तो जो लोग इसको नारी से या औरत से अगर इसको जोड़कर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। क्योंकि जब हम शक्ति से या शक्ति की पूजा की बात करते हैं तो फिर ये सीधे तौर पर हमारा या हमें ऋग्वेद में जिस तरीके से अर्धनारीश्वर को विस्तार से समझाया गया है, तो मुझे लगता है कि अर्धनारीश्वर को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और अर्धनारीश्वर यह कहता है कि हमारे शरीर का आधा हिस्सा जो कि पुरुषोत्तम की तरफ होता है, जिसमें पौरुष गुण होता है, और दूसरा स्त्रीत्व है। तो आधा शिव और आधा पार्वती, और ये कहीं और नहीं, ये हमारे जो फिजिकल जो बॉडी हमें दिख रही है, इसका आधा हिस्सा शिव होता है और आधा पार्वती। और इसीलिए क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण होता है, तो जहां हम पूर्ण मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें शिव भी होना चाहिए और उसमें पार्वती भी होनी चाहिए। और यही एक वजह है कि हमारी संस्कृति की मान्यताओं के आधार पर जब भी कोई शुभ कार्य, दान दक्षिणा या हवन यज्ञ होता है, तो औरत को जो है वो, या हम कहें कि औरत का जो है वो दायां भाग होता है। और मंत्रों में आपको अगर आपने गौर से सुना होगा कभी, तो आपको इसका अंदाजा भी लग गया होगा। और जो जो औरत, हम सांसारिक दुनिया की बात नहीं करके, जो औरत हमारे शरीर के अंदर है, जिसको हमारा दायां भाग समर्पित है, जिसको हम अचेतन मन भी कहते हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं, उसको जगाना, उसको समझना और उसकी पूजा करना, मुझे लगता है यही जो है वो एक सही या हम कहें कि स्पष्ट रूप से नवरात्रि है। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं तो इसके पीछे का रिसर्च और इसकी स्टडी जो है वो ये कहती है कि जिन भी लोगों ने, जितने भी लोग जो महान शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने हमेशा कहा कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब ऐसी सूरत में फिर वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, फिर और कोई व्यक्ति हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी, तो फिर दूर दूर तक कहीं भी औरत जो है वो नजर नहीं आती, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने शादियां ही नहीं की। तो आखिर इन लोगों ने किस औरत की बात की? कभी तो हमारे दिमाग में यह सवाल आया होगा कि जब आज के संदर्भ में अगर इसको देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वैवाहिक जीवन में बंधे, लेकिन वो उसमें रहे नहीं, उस बंधन में रहे ही नहीं। उनकी माताजी जो अब है नहीं, स्वर्गीय माताजी, तो उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो फिर राजनीति में वो इतनी ऊंचाइयां चढ़ते चले गए, तो फिर आप सोचकर देखिए, अब तो उनकी माताजी भी नहीं है, तो फिर उनकी सफलता के पीछे, तो सफलता के पीछे उसी पार्वती का, उसी शक्ति का हाथ है जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये समझते हैं। तो अगर हमने इसको समझ लिया, इसको जागृत कर लिया, तो फिर वो होता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और फिर उसी को हम कहते हैं भगवान का चमत्कार, किस्मत, गॉड गिफ्ट। आप उसको किसी भी नाम से जो है वो कह सकते हैं। और ये जो है वो मेरा पर्सनल अनुभव है इस पे, इसलिए मैं जो है वो इस तरीके की बात कर पा रहा हूं। खैर,
विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वीडियो की जो समय अवधि है वो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस बात को मैं यहीं रोककर, क्योंकि नवरात्रा थे इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। अब हम आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। इस वक्त दो कंट्रोवर्सी, एक अरुंधति राय और दूसरी नेहा सिंह राठौड़। अरुंधति राय पे पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ की बात करते हैं। तो जब मैं अरुंधति राय की बात कर रहा हूं तो इस वक्त वो भी एक कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। और कंट्रोवर्सी क्या, एक उनकी जो है वो बुक आई है जिसके कवर पेज के ऊपर उनकी फोटो लगाई गई है सिगरेट पीते हुए। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय संस्कृति, मैं किसी कानून में इसमें जो है वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब कानून की हम बात करते हैं तो कोटपा एक्ट, COTPA 2003 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि आप सार्वजनिक तौर पे किसी भी तरीके से तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में एक नीचे जो है वो धूम्रपान को लेकर एक चेतावनी लिखी जाती है। लेकिन यहां बात होती है संस्कृति की, एक सभ्य समाज की। तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम अपने आप को सभ्य कैसे कह सकते हैं? और सभ्य कहना, और वो भी उस महिला से, क्योंकि यहां पे अर्बन नक्सल का एक इस तरीके से दबदबा हो गया एक समय पर कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी जो है वो इनके जाल में फंस गए और उनको भी लगने लगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, ये समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये आपको बेवकूफ बनाकर अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक और कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जब हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में है क्या जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है? तो एक सिगरेट और दूसरा इसमें जो है वो कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, इसके अलावा गोवा, तेलंगाना, पंजाब, ऐसे कुछ राज्यों की जो है वो बात की गई है मौजूदा सरकार के हालात में। अब आप समझिए कि मौजूदा सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये देश जो है वो इनको अच्छा नहीं लगने लगा। और इस देश के इतिहास में इसकी संस्कृति को कमजोर करने के लिए अगर आप पहले जाएंगे तो लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसने इस संस्कृति और शिक्षा को तोड़ने का प्रयास किया। और फैक्ट्स अगर आपने चेक करने हैं, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं, तो आप चेक करिएगा ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी लॉर्ड मैकाले का ब्रिटिश गवर्नर जनरल को, पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा हुआ जिसके 3rd पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, इंडिया इज द हेल्दीएस्ट वेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर इसके ऊपर लंबे समय तक राज करना है, शासन करना है, तो पहले इसकी शिक्षा और संस्कृति को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी है। और कैसे ब्रेक किया ये एक अलग जो है वो टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं अब इसको यहीं छोड़ूंगा और वापस इस पे आता हूं। तो ऐसे समय में क्या किया कि भारत में जो भी कोई बाहर से विदेशी आते हैं तो आपने देखा होगा वो यहां की स्लम्स को दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि वो यहां की जो अनोखी विरासत, संस्कृति है, आर्ट है, बहुत सारे मंदिर, खजुराहो से लेकर, दिलवाड़ा से लेकर, ताजमहल से लेकर, वो इनको दिखाने से परहेज करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में यही अर्बन नक्सल जो है वो आ जाते हैं। और जब इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं तो इन राज्यों की स्थिति के हिसाब से जहां पर नरेंद्र मोदी का विरोध ज्यादा है, तो यहां पर इनका कहना है कि इन राज्यों में जो है वो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो एक युद्ध छेड़ दिया है। अब आप हंसी आएगी, थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इनको बुद्धिजीवी लोगों की कैटेगरी में डाला गया है। अब ये बुद्धिजीवी कैसे बने? ये बुद्धिजीवी बने क्योंकि अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। और बुकर पुरस्कार जो है वो, अगर आपको पता होगा तो इनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये केरल में, आपको पता होगा, एक समय की जाति व्यवस्था, उसमें जिस तरीके से विकार थे, इसके अलावा सामाजिक बंधन, उसके ऊपर जो है वो एक स्टोरी बनी हुई है जिसमें 2 जुड़वा बहनें, एस्ता और राहेल, उनकी स्टोरी है। और उस, अगर आप बुक को पढ़ोगे, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया था इस बुक को पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें पूरी कहानी सेक्स के आसपास जो है वो आकर टिक जाती है। यह है अरुंधति राय की सोच, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। और ये सारा का सारा जो है वो आता कहां से है? वेस्टर्न कल्चर से। अब हम आते हैं थोड़ा सा अरुंधति राय को समझने। अरुंधति राय की समस्या क्या है, पहले हम उसको समझते हैं कि 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या बदला।
तो 2014 से पहले 6 अप्रैल आपको पता होगा, 6 अप्रैल के समय जो है वो अरुंधति राय, क्योंकि अर्बन नक्सल मैं ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक फैक्ट्स निकाला, नक्सलियों से इसकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद 14 अप्रैल को सीआरपीएफ के 75 जवानों की जो है वो मौत हो जाती है नक्सली हमले में। ये मैं 2010 के आसपास की बात बता रहा हूं। और उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसी ये वही समय था जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो इसके ऊपर खुशियां मना रही थी, जश्न मना रहे थे। यह है अर्बन नक्सल की सोच। इसके अलावा 2010 में आपने देखा था जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि भारत की जो सेना है वो रेपिस्ट है। आज के समय में जिस सेना के भरोसे आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, आप उस सेना के बारे में बोलते हो कि वो रेपिस्ट है, और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग कभी रहा ही नहीं। ये वक्तव्य थे जो विवाद के बड़े कारण बने। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्पणियां जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या थी? इससे भी बड़ी बात थी सरकार में इनकी मजबूत पकड़। आपने देखा होगा अभी यासीन मलिक का जो एफिडेविट है वो सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि उस समय की मौजूदा सरकार ने ही उसको पाकिस्तान भेजा था। तो अरुंधति राय, पी चिदंबरम का आप एक जो है वो आप स्टेटमेंट निकाल के देखिए जिसमें वो हाथ जोड़कर माओवादियों से जो है वो मिलने की बात कर रहे हैं, और माओवादी उसको नकार देते हैं कि हम नहीं मिलना चाहते। और एक आज की सरकार है जिसमें अमित शाह ने, क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं तो आप देखिए कि एक समय था जब लाल आतंक की शुरुआत हुई थी नक्सलवाड़ी से, पश्चिमी बंगाल से, जिसमें वामपंथियों ने जिस तरीके से हाईजैक किया किसान आंदोलन को और सशस्त्रीय, जिसको हम कहते हैं कि शस्त्रों के साथ विद्रोह करना शुरू किया, और धीरे धीरे देश के 200 जिलों में इसकी पकड़ मजबूत हो गई। अमित शाह वो पहले गृह मंत्री है जिन्होंने इसकी कसम खाई, मिशन मोड पे काम किया, और इसकी डेडलाइन जो है वो मार्च 2026 है। लेकिन धीरे धीरे नक्सलवाद जो है कुछ ही जिलों में, जो मुझे लगता है कि दहाई की संख्या भी पार नहीं करते, उनकी संख्या इतनी सी रह गई, और नक्सलवाद जो है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। उन नक्सलियों के साथ अरुंधति राय जैसे अर्बन नक्सल जो है वो मीटिंग करते थे। तो ये कौन सा देश का भला कर रहे थे? फिर उसमें आपने देखा होगा इनके सहयोगी देख लीजिए, तीस्ता सितलवाड़, जो कभी अरुणाचल प्रदेश को जो है वो चीन के नक्शे में दिखाते हैं। और इसके अलावा स्वामी अग्निवेश, जो राह चलते हुए एक दो बार जो है वो जूते भी खा चुके हैं। तो ये वो लोगों की फौज थी, और इनकी पकड़ ऐसी थी कि ये उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक को ऐसे बोल देते थे कि आप जो है वो पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, वो हमारा काम है। मतलब ये लोग सरकार में मंत्री तक ये बनाते थे। इनका इतना दबदबा, इतना रुतबा हुआ करता था। और लुटियंस जोन में शराब की पार्टियां होती थी। अब जब मैं ये कहता हूं कि शराब की पार्टियां होती थी, तो जिसकी किताब के कवर पेज पे अपनी फोटो के जो है वो सिगरेट पीते हुए दिखाएं, तो आप सोच के देखिए वो ऐसा नहीं करती होगी। तो लुटियंस जोन में शराब की पार्टियां करना, अय्यासी करना, और फिर वहां नाचना, तो ये हाल था इस नचनिया का। 2014 के बाद में क्या हुआ आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन लोगों की दुकानें बंद हो गई, तो इन्होंने जो है वो एक तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और उस प्रोपेगेंडा में ये जहां भी जाते हैं भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि आंकड़े क्या कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वही लोग हैं जो आज भारत को नसीहत देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, नेपाल में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, लेकिन ये वो लोग भूल जाते हैं कि शेख हसीना के टाइम बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट क्या थी और उसके बाद आज हालात क्या है। उसके ऊपर ये एक बार भी जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनका एजेंडा जो है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस एजेंडे के सहारे, क्योंकि शेख हसीना को पनाह भारत ने दी थी, इसलिए ये नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। तो ये इनका जो इतिहास है वो इस तरीके से भरा पड़ा है। अब अरुंधति राय के ऊपर भी केस चल रहा है, और दूसरा आज के युग की, जिसको हम कहें कि तैयार होती हुई नचनिया गायिका, जिस अपने आप को जो है वो गायिका कहती है, एक तरीके से जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मोदी विरोध में अंधी, उसी अर्बन नक्सल का हिस्सा बनने का एक प्रयास। और यह प्रयास क्यों किया जा रहा है?
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट एक लेडी तीस्ता सीतलवाड़ जो अरुणाचल प्रदेश को विवादास्पद बताती है, अरुंधति रॉय जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, तो क्या ये भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर सीधे तौर पर हमला नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके लिए तैयार बैठा है कि इनको कब जो है वो जमानत देनी है। क्यों बैठा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों की लॉबी और एक जजों की लॉबी इसी विचारधारा से प्रेरित है, और इन्हीं लोगों के साथ में बैठकर पार्टियां भी करती हो और पता नहीं अयासी या क्या करते होंगे, हम इसके बारे में जो है वो कहना भी नहीं चाहते। अब ऐसे समय में नेहा सिंह राठौड़, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो उसके साथ इंटरव्यू कर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अभी इस वक्त 7वें आसमान पर है। और जब 7वें आसमान पर कोई व्यक्ति इस तरीके से चढ़ जाए तो उसको लगता है कि अब उसके सिवा जो है वो इस दुनिया में कोई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय 22 अप्रैल की पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम घटना के बाद में इन्होंने नरेंद्र मोदी को कोसना शुरू किया। क्या जिस तरीके से आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दुआई देते हैं जब मुसीबत में पड़ते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के सहारे ये देश को कब जो है वो गुमराह करने की कोशिश करें और कब इसमें सांप्रदायिकता के हालात पैदा कर दें। और यह कहना कि मौजूदा सरकार ने ये इसलिए कराया क्योंकि उसको वोट बैंक चाहिए, चुनाव होने वाले हैं, इस मानसिकता से जो ग्रस्त है, इसका एक ट्वीट और ट्वीट के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको लखनऊ के हजरतगंज में एक थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसके बाद में ये गिड़गिड़ाती है, हाईकोर्ट का रास्ता करती है, क्योंकि इसको लगता है कि शायद हाईकोर्ट जो है वो जमानत दे देगा। और इनका अनुभव भी सही है। अनुभव इसलिए सही है क्योंकि मैंने इसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका आई थी मोहम्मद रियाज की, आप चेक करिएगा, जिसने इंस्टाग्राम में पाकिस्तान के फेवर में पोस्ट किए थे, युद्ध की उस स्थिति में कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, हम कहेंगे आप क्या कर लोगे। तो आप सोच के देखिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस लड़के को फ्रीडम ऑफ स्पीच के सारे जमानत दे दी। लेकिन यहां पे मामला नेहा सिंह राठौड़ का उल्टा पड़ गया। लखनऊ जो कोर्ट है उसकी बेंच के 2 जजों की बेंच, राजेश सिंह चौहान और SQH रिजवी, इनकी बेंच ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाते हुए, क्योंकि संविधान ने कुछ लिमिट्स बनाई है, उसका हवाला देते इसकी याचिका को खारिज कर दिया और 26 सितंबर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए कह दिया। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर सवाल यह आ जाता है, क्योंकि अगले स्टेप के ऊपर इनका अजीज यार दोस्त कपिल सिब्बल जो है वो तैयार बैठा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इसको पूरी उम्मीद है कि जमानत मिल जाए। तो यह है हमारे देश के, जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं तो कुछ ऐसी नारियां भी होती है जो जिनके काम जो है वो सुपर्णका जैसे होते हैं, और जब काम सुपर्णका जैसे होंगे तो समय जो है वो बड़ा बलवान होता है, कभी ना कभी जो है वो इनकी नाक कटना तय है। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।